गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरजगढ़ बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन और सीक्वेंशियली कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और लेकर आ रहा हूँ कि शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 to set of real numbers when fx is defined as 1 upon x is not uniformly continuous। कि कोई फलन f जो कि क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है, जबकि fx परिभाषित किया गया है एज fx इज इक्वल टू 1 upon x, तो वह एक समान सतत नहीं है। अब इसे सिद्ध करने के लिए मैं ले लेता हूँ लेट x1, x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। इसका मतलब x1 का मान भी 1 के समान या 1 से छोटा है और x2 का मान भी 1 के समान या 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अब मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 को क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ fx 1 upon x है, तो fx1 क्या हो गया? 1 upon x1 माइनस 1 upon x2। तो एलसीएम ले लिया तो ये बन गया आपके पास मॉडुलस ऑफ x2 माइनस x1 अपॉन x1 x2। अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि x1 और x2 क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 को बिलोंग करते हैं, उसके मेंबर हैं, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 या 1 से छोटी, तो इसलिए मॉडुलस ऑफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू 1। मॉडुलस ऑफ x2 दैट इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो अगर दोनों मान 1 है तो उनका प्रोडक्ट भी 1 रहेगा। अगर उनमें से कोई एक 1 से छोटा है तो रिजल्ट क्या रहेगा? दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा रहेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि मॉडुलस ऑफ x1 इंटू मॉडुलस ऑफ x2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। अगर x लेस देन 1 है तो 1 अपॉन x क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 1। तो इसलिए हमने लिखा कि 1 अपॉन x1 मॉडुलस इंटू 1 अपॉन x2 मॉडुलस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमें सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ये एक समान सतत नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ लेट x1 इज इक्वल टू एप्सिलन, धनात्मक संख्या है और जिसका मान 1 से छोटा है बट है पॉजिटिव, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 को बिलोंग करता है। तो x1 इज इक्वल टू मैंने एज्यूम किया एप्सिलन विच इज ग्रेटर देन 0। वी आल्सो एज्यूम x2, वो क्या बनेगा बेटे? इज इक्वल टू x1 प्लस एप्सिलन एंड लेट डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्सिलन। तो अब समीकरण 1 में मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 इज इक्वल टू x2 का मान x1 प्लस एप्सिलॉन माइनस x1, तो वो कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू क्या रहेगी कि ऊपर वाली की वैल्यू एप्सिलन अपॉन मॉडुलस ऑफ x1 x2, एप्सिलन 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या रहेगी? पूरी प्रोडक्ट जो है दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलन। तो अब मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या आ गया? लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलन व्हेन मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू एप्सिलन था, जो कि लेस देन डेल्टा था। और हमें करना क्या सिद्ध करना होता है कि अगर dx1 x2 लेस देन एप्सिलन है तो मॉडुल जो d2 ऑफ fx1 fx2 वो भी लेस देन डेल्टा सिद्ध करना होता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, x1 माइनस x2 इज लेस देन डेल्टा बट मॉडुलस ऑफ fx1 माइनस fx2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलन। तो इसलिए क्या हो गया कि f इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन। अगला है मेरी एक नई परिभाषा है आइसोमेट्री, समदूरिकता। तो मान लीजिए लेट x, d1 एंड y, d2 बी टू मीट्रिक स्पेसेस। मान लीजिए x और y दो मीट्रिक स्पेसेस हैं। हम एक फंक्शन f x से y के ऊपर परिभाषित करते हैं और उस फलन को या उस फंक्शन को हम आइसोमेट्रिक बोलेंगे इफ f इज 1, 1। कि अगर कोई फलन f एक मीट्रिक स्पेस से दूसरे मीट्रिक स्पेस के ऊपर परिभाषित है और वो अकेकी फलन है, तो उस फलन को हम आइसोमेट्री या समदूरिकता बोलते हैं।
दैट इज मैथमेटिकली लिखा जाए इसको तो d1 ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू d2 ऑफ fx1 इंटू fx2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x2। और ये जो आइसोमेट्रिक होती है दैट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, यानी कि समदूरिकता सदैव एक समान सतत फलन होती है। इसे अपने कह सकते हैं, मैंने प्रूव भी किया, लेट x y बिलोंग्स टू x है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, डेल्टा ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। जी मैंने एज्यूम किया। तो d1 ऑफ xy इज लेस देन डेल्टा है और मेरे को सिद्ध क्या करना है, d2 ऑफ fx और fy दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो लेट d1 x y इज लेस देन डेल्टा। अब x इससे अपने क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर आपने कहा है कि अगर आइसोमेट्रिक है तो dx, y को क्या लिख सकते हो, d2 ऑफ fx, fy। तो इसलिए मैंने लिखा विद द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेट्री दैट d2 ऑफ fx, fy इज इक्वल टू dxy विच इज़ लेस दैन डेल्टा और डेल्टा इज लेस दैन और इक्वल टू एप्सिलॉन आपने एज्यूम किया था। तो इस प्रकार से हम ये कह रहे हैं कि जब d1 x, y लेस दैन डेल्टा है दैट इम्प्लाइज d2 ऑफ fx, fy इज लेस दैन एप्सिलॉन। तो इट इम्प्लाइज f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, यानी कि जो आपकी आइसोमेट्री होती है, इफ ए फंक्शन इज आइसोमेट्री देन इट विल बी ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ मैं एक थ्योरम सिद्ध करना चाहूँगा कि थ्योरम क्या है, द इमेज ऑफ ए कॉशी सीक्वेंस अंडर ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मैपिंग इज ए कॉशी सीक्वेंस। कि अगर आपके पास कोई कॉशी सीक्वेंस है और वो कॉशी सीक्वेंस एक समान सतत है तो जो उसका प्रतिबिंब होगा वो भी कॉशी अनुक्रम होगा। द इमेज ऑफ ए कॉशी सीक्वेंस अंडर ए यूनिफॉर्म कंटिन्यूस मैपिंग इज ए कॉशी सीक्वेंस। तो लेट x, d1 and y, d2 be two metric spaces and a function f is defined from x to y which is uniformly continuous. We assume कि मान लीजिए आपके पास कोई अनुक्रम है xn which is Cauchy sequence in x। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो फलन अगर f यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो xn की जो इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है y में, वो भी Cauchy सीक्वेंस है। दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट Cauchy सीक्वेंस yn इज आल्सो Cauchy सीक्वेंस इन y। क्या दे रखा है, दो चीज़ें दे रखी हैं कि जो xn सीक्वेंस कैपिटल X मैट्रिक्स स्पेस में है वो Cauchy सीक्वेंस है, जो फलन आपने परिभाषित किया है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। दो चीज़ें दे रखी हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन, इफ़ एप्सिलॉन इज ग्रेटर दैन 0, अगर आपके पास कोई धनात्मक संख्या हो तो आपके पास कोई ना कोई एक और धनात्मक संख्या ऐसी जरूर विद्यमान होती है कि d1 ऑफ xn, xm इज लेस दैन डेल्टा implies d2 ऑफ xn की जो इमेज fxn और xm की इमेज fxm दैट विल बी लेस दैन एप्सिलॉन। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। और Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि यदि आपके पास कोई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 है तो आपके पास कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या, ऐसा नेचुरल नंबर n0 जरूर विद्यमान होगा कि d1 ऑफ xn, xm का मान क्या होगा, लेस देन डेल्टा रहेगा फॉर एवरी n, m इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू n0। तो अब मैं क्या करता हूँ इस समीकरण 1 और 2 से, तो 2 में क्या है, d2 fxn, fxm लेस देन एप्सिलॉन है। तो लेस देन एप्सिलॉन है तो इसलिए क्या हुआ, n, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर ये n, m ग्रेटर देन और इक्वल टू n0 है तो इसका मतलब जो सीक्वेंस fxn बन रहा है वो भी क्या है, एक Cauchy सीक्वेंस है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि पहली इक्वेशन में क्या है, d2 ऑफ fxn, fxm इज लेस देन एप्सिलॉन, और ऊपर आपने ये कहा है कि फर्स्ट इक्वेशन बनी कैसे थी कि d1 ऑफ xn, xm लेस देन डेल्टा हो तो d2 ऑफ fxn, fxm लेस देन एप्सिलॉन होता है।
अब आपने, क्योंकि समीकरण 2 में आप कह रहे हैं कि d1 लेस देन डेल्टा है, अगर वो लेस देन डेल्टा है तो अब फिर फर्स्ट की हेल्प से d2 fxn और fxm क्या होंगे, वो भी लेस देन एप्सिलॉन होंगे। और ये कब संभव होता है, समीकरण 2 में आप कहते हैं जब n, m क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू n0 हो। तो अगर ये चीज़ सिद्ध हो रही है तो इसका मतलब कि जो xn का प्रतिबिंब था fxn वो भी कॉशीज अनुक्रम है। तो आज इतना ही स्टूडेंट्स, कल लास्ट टॉपिक कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूस फंक्शन का हम करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग मैपिंग संकुचन प्रतिचित्रण। तो कल देखेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।